हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्याय 7 गति जो है विज्ञान का कक्षा 9th का आज यहाँ पर पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। 1 घंटे से भी कम समय में हम इसको कंप्लीट करेंगे। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2026 की वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आने वाले मिलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव के हैं क्वेश्चन, साथ में कुछ 4 अंकों वाले 3 अंकों वाले भी क्वेश्चंस हैं। इस पर 8 अंक निर्धारित हैं। और इसके पहले मैंने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के भी प्रत्येक चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, या मेरे चैनल के थ्रू भी आप वहां पर उनको देख सकते हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 गति की ओर। बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि गति का जो मतलब होता है वो क्या होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे गति क्या होती है, सरल रेखीय गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गति के जो समीकरण हैं वह क्या हैं। कुछ हम आंकिक प्रश्न जो इसके हैं वो उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन हम कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ों के अलावा और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सम्मिलित करने वाले हैं, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें विराम अवस्था के बारे में बात करें तो हम देखें कि अपने आसपास आप बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ वस्तुएं रुकी हुई होती हैं, मतलब स्थिर होती हैं, ठीक है। और कुछ वस्तुएं गतिशील होती हैं, मतलब चलती हैं। जैसे कि कार अगर सड़क पर चल रही है तो वो गतिशील है। या फिर हम देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु चलते रहते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ठीक है। घड़ी के अंदर आप देखते हैं कांटे जो रहते हैं उनकी गति होती है, वो भी गतिशील होती है। आप बस में यात्रा करते हैं तो सड़क किनारे लगे हुए पेड़ आपको क्या लगते हैं कि गतिशील है, जबकि वास्तव में वो क्या होते हैं, गतिशील नहीं होते, वो स्थिर होते हैं। गतिशील हमारी बस होती है जिसमें हम बैठकर यात्रा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ को समझें पहले कि स्थिर या जो बिंदु होता है, जो गति होती है, वो हम किसी न किसी एक बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। इसका मतलब उसकी अपेक्षा हम उसकी तुलना करते हैं कि उस बिंदु से हम आगे जा रहे हैं या उससे पीछे आ रहे हैं, या उस बिंदु की तुलना में उसके सापेक्ष हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो वो कहलाती है आपकी गति। तो अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि वह जिस भी बिंदु को हम मानते हैं तो वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु। तो गति क्या है, गति किसी निर्देश बिंदु से एक निश्चित समय में मूवमेंट है, मतलब वहाँ से गति आगे, या तो उस बिंदु से आगे जाएगा वस्तु, या फिर उससे पीछे आएगा, ठीक है। तो वह एक निर्देशित बिंदु के सापेक्ष जो होती है वह हमारी गति कहलाती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं विराम अवस्था क्या होती है। तो विराम अवस्था जो होती है उसे हम, विराम का मतलब होता है विश्राम मीन्स रुकी हुई, ठीक है, स्थिर अवस्था। तो कोई भी वस्तु जो है मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति समय के साथ अगर नहीं बदलता है तो उसको हम विराम अवस्था में कहते हैं। जैसे कक्षा में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी हो सकता है, टेबल पर रखा हुआ कोई डस्टर हो सकता है, या कक्षा के सापेक्ष, या स्टेशन पर खड़ी ट्रेन जो है, या किसी बस के अंदर जो यात्री बैठे हैं, किसी वाहन के अंदर जो यात्री बैठे हुए हैं, वह किस अवस्था में माने जाते हैं, विराम अवस्था में माने जाते हैं। मतलब एक जो मूल बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन समय के साथ नहीं होता है, तब हम उनको कहेंगे विराम अवस्था में है। वहीं गतिमान अवस्था में हम, इसका अपोजिट होता है। गतिमान का मतलब होता है गति में आ रही है वस्तु, या मूवमेंट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। कौन सी जगह, एक जगह जो हमने कही उसी स्थान को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। तो यदि वस्तु किसी मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रही है समय के साथ, तब हम उसको क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी गति होगी तो उसमें समय जरूर लगेगा।
पहले हो सकता है पहला 1 सेकंड में वस्तु 10 मीटर चलती है एक निश्चित बिंदु से, दूसरे सेकंड में वो फिर और 50 मीटर आगे बढ़ जाती है, तीसरे सेकंड में हो सकता है 100 मीटर आगे बढ़ जाए। इस प्रकार से तो समय के साथ में उसकी स्थिति में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वह जो उसकी पोजीशन है, उसकी स्थिति है, वह बदल रही है टाइम के साथ साथ, इसीलिए हम उसको कहेंगे गतिशील है वस्तु। जैसे घड़ी जो होती है, घड़ी में आप कांटे की गति को देखते हैं तो वह क्या है, स्थिति उसकी बदलती रहती है, हर सेकंड वो उसका स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उस कांटे की बदल जाती है। इसी प्रकार से जो चलती हुई गाड़ी है, उसके बाहर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसके सापेक्ष भी जो हमको गति दिखाई देती है। उसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं, और हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम उस मूल बिंदु को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए हमको क्या लगता है, गतिशील है। जबकि हम अंदर ही बैठे होते हैं, तब हमको पता नहीं चलता है कि हम गतिशील हैं, क्योंकि अंदर जो बिंदु है हमारे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु, वह समय के साथ बदल नहीं रहे हैं। चलिए, अब जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ से समझते हैं। जैसे उपयुक्त ये वाला जो आपको चित्र है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें समय दिया हुआ है और नीचे इसमें दूरी दी हुई है, यानी स्थिति। तो 9 बजे जो है 0 था, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 0 जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहेंगे। अब उस 0 से वस्तु जो है 9:05 पर जो है कितनी मीटर चली, 100 मीटर दूर आ गई वहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहा है, बदल गई है उसकी स्थिति। पहले ओ यानी 0 वाले पॉइंट पर थी, या ओ हम उसको मान लें या 0 मान लें, उस पॉइंट से अब ए वाले पॉइंट पर आ गई है, मतलब उसकी स्थिति बदल चुकी है, और यहाँ तक आने में उसको 5 मिनट का समय लग रहा है। इसी प्रकार ए से बी तक जाने में उसको 10 मिनट का समय लग गया टोटल, मतलब और 5 मिनट लग गए। फिर और अगले 3 मिनट में वो सी पॉइंट पर पहुंच गई 290 मीटर पर। तो 100 मीटर, 250 मीटर, 290, बीच में भी अनंत बिंदु हैं जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वस्तु है वो क्या है, गतिमान वस्तु है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि किसी एक निर्देश बिंदु से यदि कोई वस्तु गतिमान होती है, जैसे यहाँ ओ से गतिमान हो रही है, तो वही वस्तु अन्य निर्देश बिंदु से विराम में भी हो सकती है। यानी विराम या गतिमान अवस्था निर्देश बिंदु की स्थिति पर ही निर्भर करेगी। इसीलिए विराम और गतिमान क्या है, आपेक्षिक पद है, एक दूसरे के तुलनात्मक पद हैं ये। ठीक है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, गाड़ी के बाहर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो गाड़ी में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको क्या दिखाई देगा कि वो गतिशील है। ठीक है, क्योंकि उसका निर्देश बिंदु उसका बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है। जबकि अंदर ही है, यदि कोई वस्तु गाड़ी के अंदर यदि बैठा, यानी कार के अंदर या बस के अंदर हम यदि बैठे हुए हैं और हमारे पड़ोस में सीट पर साइड में कोई बैठा हुआ है, वो हमारे लिए निर्देश बिंदु अगर हम माने, तो उसकी तुलना में तो हमारी गति नहीं हो रही है, हम उसकी तुलना में कैसे हैं, विराम अवस्था में। लेकिन बाहर अगर रोड के मतलब कार से बाहर जो है अगर कोई व्यक्ति है, तो हमारी कार गति कर रही है, उस बिंदु को हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति से क्रॉस कर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक ही निर्देश बिंदु से कोई वस्तु गतिमान भी हो सकती है और अन्य के लिए वो स्थिर भी हो सकता है। तो ये कहलाती है गति। तो गति को हम साधारण भाषा में यदि परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गति कितनी प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से गति को हम जो है 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक होती है सरल रेखीय गति और दूसरी होती है वृत्तीय गति। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सरल रेखीय गति। सरल मीन्स बिल्कुल सिंपल, एक सीधी रेखा में, और रेखीय मतलब रेखा में, मतलब सीधी लाइन में बिल्कुल यदि कोई गति करती है वस्तु, तो हम उसको क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। ये सबसे सरल प्रकार है गति का। तो जब कोई अब इसका यदि हमको उत्तर लिखना हो तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। प्रश्न आता है सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, तो उत्तर हम लिखेंगे ऐसी गति जिसमें वस्तु सरल रेखा में ही गति करती है, तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी रेखा में कौन सी गति हो रही है, जैसे सड़क पर गाड़ी जो है लगातार सीधी यदि जा रही है तो हम उसको सरल रेखा में गति कह सकते हैं। मोड़ने वाली गति, यदि कार मुड़ रही है या राउंड हो रही है या फिर घुमाव हो रहा है, उसको नहीं मानेंगे, सीधी रेखा में चलना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे सरल रेखा में गति कर रही है। इसी प्रकार रॉकेट की गति आपने देखी होगी, वो भी सरल रेखा में। बंदूक से निकली गोली है, वो भी सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति है उसकी। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। इसी प्रकार से अब हम दूसरी गति का उदाहरण लेते हैं, जिसको हम कहते हैं वृत्तीय गति।
अब नाम से पता चल रहा है, देखिए आपने वृत्त सभी ने देखा है, ये यहाँ पर आपको वृत्त दिखाई दे रहा है। इस वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, ए बी सी डी, इसमें तो केवल 4 बिंदु बताए गए हैं और बीच में केंद्र है इसमें, और आर बताई गई है त्रिज्या के रूप में यहाँ से, और यहाँ वी से वेग प्रदर्शित किया गया है। ये एरो बता रहा है कि इस प्रकार से इसमें राउंड में गति हो रही है। तो वृत्ताकार मत में, अब यहाँ पर भी हमको परिभाषा अगर पूछी जाए तो हम बिल्कुल नाम में ही इसका उत्तर छुपा है। वृत्तीय गति मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर या वृत्ताकार रास्ते पर गति करती है तब हम उसे क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल बना हुआ है, तो इस प्रकार की गति हो गई आपकी वृत्तीय गति। जैसे ये वाली गति के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे घड़ी के कांटे जो होते हैं उनकी गति हो गई, या आपने जो फैन होते हैं, सीलिंग फैन जो छत पर होते हैं, छत के पंखे, उनकी जो गति है वो पंखुड़ियों की, वो भी क्या है, वृत्तीय गति है। इसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर गति करती है, उनकी गति भी वृत्तीय गति है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की गति करता है चारों ओर, तो वह भी क्या है, वृत्तीय गति। ग्रह नक्षत्रों की जो गति होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, वृत्तीय गति होती है। तो इस प्रकार से है हमारी सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति को हमने समझा। अब आगे हम देखते हैं दूरी और विस्थापन। इसको थोड़ा सा आप समझ लें, बहुत इजी है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर आते हैं, इसी प्रकार से चाल एवं वेग में भी अंतर आता है। तो ये दोनों लगभग अंतर हमारे समान आते हैं, ज़्यादा अंतर इसमें हमको देखने को नहीं मिलता है। एक बार हम इनको यदि समझ लें तो आसानी से लिख पाएंगे। देखिए दूरी, डिस्टेंस, आप सभी को मालूम है, दूरी को हम डी डिस्टेंस से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए आप सभी को मालूम है, आप अपने घर से यदि जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने घर से मान लीजिए स्कूल तक जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं या किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं, तो घर जो है आपका मूल बिंदु हो गया या निर्देश बिंदु हो गया, वहाँ से आपने चलना शुरू किया। अब आप मान लीजिए आपकी स्कूल तक आए, आपकी स्कूल मान लीजिए आपके घर से 3 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपने अपना घर ए बिंदु हो गया और स्कूल में जहाँ आप स्कूल तक आए उसको यदि हम बी बिंदु मान लें, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक आपने जाने में जो आपका लंबाई तय की आपने, ये लंबाई है टोटल, उसी लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा स्पष्ट लिखी हुई है कि किसी वस्तु के द्वारा, है ना, कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई जीव हो सकता है, तो उसको भी हम कुछ समय के लिए वस्तु के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए जो रास्ते की लंबाई है उसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, और दूरी का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, मतलब मीटर से हम मापते हैं। आप सभी ने मीटर देखा, जो कपड़े के लिए हम मार्केट में देखते हैं, कपड़ा नापते हैं जिससे वो मीटर, तो वही मीटर जो होता है वह क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। मीटर से बड़ा यदि हमको चाहिए तो फिर हम क्या लगाते हैं, किलोमीटर लगाते हैं। ठीक है, तो दूरी को हम मीटर से मापते हैं। अब आप देखिए ये तो हो गई दूरी आपकी। अब मान लीजिए आप कुछ समय के लिए कि आप अपने घर से चले, आप अपने घर से स्कूल तक आए, 3 किलोमीटर दूरी तय की, और आप अपने स्कूल से फिर वापस अपने घर आए, आपकी दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर आने का, तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर। ठीक है, यह तो आपकी दूरी हो गई। अब इसको हम विस्थापन के रूप में समझते हैं, तो विस्थापन आप बता सकते हैं कितना हुआ है इसमें, नहीं, तो विस्थापन देखते हैं क्या होता है। आपका विस्थापन यहाँ पर होगा 0, 0। देखिए कैसे, विस्थापन जो होता है यह दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी होती है। ठीक है, अर्थात जैसे हमारा घर है, हमने उसको पॉइंट A कहा, ठीक है, और यदि आपका A पॉइंट से आप स्कूल तक गए, वो हो गया पॉइंट आपका B। यदि आप A पॉइंट से चले और B तक गए तो आपकी दूरी भी 3 किलोमीटर आपने तय की, और विस्थापन भी A से B के बीच का यदि हम न्यूनतम मापेंगे तो कितना आ जाएगा, वह भी हम 3 किलोमीटर मान सकते हैं, यदि एकदम सीधी रेखा में है तो। ठीक है, और यदि आप वापस अपने स्थान पर आ गए हैं, मतलब A पॉइंट से ही चलना शुरू किया अपने घर से स्कूल, और स्कूल से वापस अपने घर आ गए हैं आप, तो आपका विस्थापन B पॉइंट भी आपका A पॉइंट पर ही आकर समाप्त हो जाएगा, तब आपका विस्थापन हो जाएगा 0 या 0 हो जाएगा। या मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर तक गए और स्कूल से वापस आप आए 1 किलोमीटर आगे तक आप आ गए, तो आपको यहाँ पर विस्थापन आपका कितना होगा, तो 3 किलोमीटर में से हमने 1 किलोमीटर को कम कर दिया, तो हमारा विस्थापन हो जाएगा 2 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यह जो विस्थापन मापा जाता है ये सबसे कम दूरी को मापा जाता है।
अर्थात दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसमें दो बिंदु कौन से होते हैं? पहला होता है एक तो प्रारंभिक बिंदु अर्थात जहां से वस्तु चलना शुरू करती है, और दूसरा होता है अंतिम बिंदु जहां पर वस्तु रुक जाती है जाकर के। ठीक है, तो उन दोनों के बीच की दूरी को, इसको और एक तरीके से हम समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी स्कूल, एक बच्चा जो है वो घूम कर आ रहा है ना, बीच के रास्ते से उसको, एक बीच में आप चले, कहीं पुल आ गया जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पुल से घूम करके दूसरे स्थान से आप जा रहे हैं स्कूल। तो जो स्कूल 3 किलोमीटर थी, वही स्कूल को आपको जाने में कितना, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली आपने। लेकिन इसका जो विस्थापन आप निकालेंगे, तो यदि विस्थापन हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि घूम कर जा रहा है पुल से, विस्थापन हम बिल्कुल डायरेक्ट दोनों पॉइंट के बीच की बिल्कुल सीधी रेखा में जो दूरी है वो निकालेंगे। तो इस स्थिति में विस्थापन आपका हो सकता है 3 किलोमीटर ही हो, या 3 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, 4 किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, और दूरी हमेशा बढ़ती क्रम में रहेगी, दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, दूरी हमेशा पॉजिटिव मतलब बढ़ती ही रहेगी, दूरी कभी कम नहीं होती है, धनात्मक होती है हमेशा, वो कभी ऋणात्मक या 0 नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन जो होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और विस्थापन दूरी से हमेशा कम होगा, दूरी से अधिक विस्थापन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसका विस्थापन का यहाँ पर एक परिभाषा, तीन परिभाषाएं इसमें दी हुई है, आपको जो अच्छी लगे याद कर लीजिएगा। मुझे सबसे अच्छी परिभाषा जो पहली दी हुई है वह लगती है, तो आप उसको समझ लीजिए। तो विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यदि पहली स्थिति को हमने मान लिया है u, स्मॉल लेटर का u, और अंतिम स्थिति को हमने मान लिया है स्मॉल लेटर का v, तब विस्थापन क्या होगा? v माइनस u। ठीक है, ये क्या होगा? विस्थापन होगा, मतलब अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को हम घटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाना है, प्रारंभिक से अंतिम को नहीं घटाना है। ठीक है, तो ये विस्थापन कहलाएगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की वास्तविक और न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तीसरा और इसमें दिया है, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। ध्यान रखिए, क्योंकि विस्थापन का मैंने आपको बताया एक सीधी रेखा में होता है, तो एक निश्चित दिशा होती है इसमें, जबकि दूरी में हमारी दिशा बार बार बदलती है, क्योंकि हम सीधे चले, फिर हमने पुल आया तो हमने राइट टर्न ले लिया, फिर दूसरी जगह फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट राइट करते हुए हम अपने गंतव्य या अपनी स्कूल तक पहुंच रहे हैं। तो दूरी की जो दिशा है वो बार बार बदल रही है, लेकिन विस्थापन को सीधी रेखा में हम नापते हैं, मापेंगे, इसीलिए विस्थापन की जो दिशा है वह बदलती नहीं है, मतलब एक दिशा में ही होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सदिश राशि है ये। ठीक है, चलिए, अब इनके बीच में अंतर भी यहाँ पर आप इस टेबल के माध्यम से समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया लगभग वही इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसको, पहला कि दूरी क्या है? वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहेंगे, जबकि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, मैंने बता ही दिया आपको, और विस्थापन प्लस धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। दूरी जो होती है अदिश राशि है, दूरी जो होती है अदिश मीन्स जिसमें दिशा नहीं है। ठीक है, तो ये दिशाहीन है, मतलब इसमें दिशा नहीं है, इसलिए हम इसको अदिश राशि कहते हैं। जबकि जो विस्थापन होता है, विस्थापन में क्या है? दिशा होती है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में ये महत्वपूर्ण अंतर है अदिश और सदिश राशि का। फिर दूरी का जो मान है ये विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, और विस्थापन का मान हमेशा दूरी के या तो बराबर हो सकता है या दूरी से कम होगा, हमेशा अधिक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, परिमाण जो अदिश और सदिश राशि में हम जो देखते हैं, तो सदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तब हम उसको सदिश मानते हैं। तो दूरी जो होती है इसमें परिमाण तो होता है, परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब हम उसका अंकीय मान जो होता है, यानी उसकी मात्रा जो होती है, वह उसका क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। तो दूरी में परिमाण तो होता है, लेकिन उसमें दिशा नहीं होती, जबकि विस्थापन में दोनों होते हैं। अब हम देखते हैं चाल क्या होती है। चाल मीन्स स्पीड। आप सभी ने अपने वाहनों में, मोटरसाइकिल में, कार में, बस में आपने देखे होंगे, उसमें स्पीडोमीटर लगे होते हैं जो स्पीड बताते हैं, उस पर लिखा होता है किलोमीटर और
प्रति घंटा जो है उसका वो बना हुआ होता है। तो किलोमीटर घंटे का मतलब होता है कि यदि कार 60 की स्पीड से चल रही है, उस पर कांटा बता रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। मतलब वह उसकी क्या है, स्पीड है, चाल है। ठीक है, तो चाल जो होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। चाल कितने प्रकार की होती है? 2। यानी गति जो होती है, एक्चुअल में हम गति को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है एक समान गति और दूसरी होती है असमान गति। अब एक समान गति का क्या मतलब है, पहले तो हम ये समझें। तो देखिए, आपने पंखे को घूमते हुए देखा होगा, उसकी स्पीड निश्चित है, वो एक निश्चित स्पीड से घूमता है और समान समय में समान दूरी तय करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, पहले सेकंड में वह 10 मीटर दूरी तय करती है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 40 मीटर, पांचवें सेकंड में 50 मीटर। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि एक एक सेकंड समय बढ़ता जा रहा है और दूरी जो बढ़ रही है वो 10-10 मीटर का अंतर आ रहा है। तब इसका मतलब होता है ये चाल होगी जो इसकी, वो क्या होगी, या इसकी गति होगी, वो क्या होगी, एक समान गति होगी। क्योंकि समान समय में समान दूरी तय की जा रही है। मतलब समान समय में समान दूरी अगर कोई वस्तु तय कर ले तब हम उसकी गति को कहते हैं एक समान गति। ठीक है, और ये समय की, घड़ी के कांटे की गति जो है वो एक समान गति को हम कह सकते हैं। ऐसी पृथ्वी की गति जो होती है ना, वह एक समान गति हम मान सकते हैं। लेकिन हम जो है व्यवहार में जितनी ज़्यादातर वस्तुओं को देखते हैं उसमें एक समान गति नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमको यदि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक बिंदु किसी शहर में जाना है कार से, तो वहाँ पर हमें हम जब कार लेकर निकलेंगे तो कार का जो शुरुआत की चाल होगी वो क्या होगा, कम होगी। 0 से स्टार्ट होगी, फिर कहीं बीच में रोड अच्छा आ गया तो 100 की स्पीड भी हो जाएगी। कभी हमारी स्पीड जो है वो 80 की हो जाएगी, कभी 40 की, कभी 30 की, कभी 120 की स्पीड हो जाएगी। कहीं बीच में आप रास्ते में 0 भी आपकी स्पीड हो जाएगी, है ना, वहाँ आप रुक गए नाश्ते के लिए। तो इस प्रकार से आप 80 किलोमीटर तक दूरी तय करने में हो सकता है आपको 3 घंटे लग जाएं या 2.5 घंटे लग जाएं। ठीक है, तो आपकी कार अलग अलग गति से चली तो हम उसको एक समान गति कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो हम उसको एक समान गति नहीं कह सकते। ठीक है, तब हम ऐसी गति को क्या कहेंगे, असमान गति। तो इसको हम क्या कहेंगे, असमान गति के लिए इसको परिभाषित हमें करना हो तो समय तो समान रहेगा, ठीक है, क्योंकि समय तो हर एक सेकंड बदलता है। तो समान समय में असमान दूरी यदि वस्तु तय करती है, ठीक है, यदि पहले सेकंड में 10 मीटर चली, अगले सेकंड में हो सकता 12 मीटर चले, उसके अगले सेकंड में 25 मीटर, फिर हो सकता 38 मीटर हो जाए, फिर 58 मीटर हो जाए, इसके बाद में फिर वो डायरेक्ट अपने 60 मीटर पे आ जाए, तो कम ज़्यादा हो रही है दूरी इसकी। तो समान समय में जब वस्तु समान दूरी तय ना करे या समान समय में असमान दूरी तय करे तब हम उसे कहते हैं असमान चाल। ठीक है, अब आपने जो कार वाला मैंने उदाहरण बताया, तो आपसे यदि पूछे कि भाई आप किस स्पीड से आए, तो आप क्या कहेंगे, 100 की स्पीड कहेंगे, 80 कहेंगे, 30 कहेंगे, 40 कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कोई एक निश्चित नहीं बता सकते। तब हम इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है स्पीड को या चाल को ज्ञात करने का, उसे हम कहते हैं औसत चाल, अर्थात हम इन सभी का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र है चाल बराबर होती है तय की गई दूरी या चली गई दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दूरी बटे समय। मतलब हम जितनी दूरी तय कर लें उसको यदि लगने वाले समय से हम भाग दे दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, उसकी औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ दूरी को हम मीटर में व्यक्त करते हैं तो समय को सेकंड में ले लेते हैं। यदि दूरी को किलोमीटर में लिया जाता है तो समय को हम घंटे में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए, ये बिल्कुल ईजी है ये, कि यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो उसकी स्पीड या चाल क्या होगी? बिल्कुल सही, 60 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है, इसका सूत्र हम रख देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय में मान। तो दूरी 60 किलोमीटर, समय 2 घंटे लग रहे हैं तो 2 लिख देंगे हम, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 1 घंटे में वो कितनी चाल हो गई उसकी, 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, औसत चाल है ये इसकी। ठीक है,
तो चाल का मात्रक भी क्या होता है, मीटर बटे सेकंड या किलोमीटर घंटे में इसको ज्ञात किया जाता है। ये हो गई चाल। ध्यान रखिए चाल को जो होता है हम कनेक्ट करेंगे दूरी के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वेग जो अगला आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, तो अंतर में भी हमारे दोनों के एक समान आ जाएंगे। अब देखिए वेग क्या होता है, बिल्कुल ईजी है। चाल हमारी किसी भी दिशा में हो सकती है, ठीक है। कार हमारी चली तो कहीं लेफ्ट राइट इधर उधर बहुत सारी जगह पर वो घूमी, ठीक, तो उसकी बहुत सारी दिशाएं हो गई अलग अलग। लेकिन जब वेग की बात करेंगे तो जैसे आपने देखा बंदूक से यदि कोई गोली चलती है तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, वो कहीं इधर उधर मुड़ती नहीं है, ठीक है। ऐसे रॉकेट जो है वो भी बिल्कुल सीधी रेखा में ही चलता है। या फिर आपने ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे फेंका तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में नीचे आता है। तो यह जो होता है इसे हम कहते हैं वेग, ठीक है। इसको चाल नहीं है तो एक्चुअल में चाल ही वो, लेकिन एक निश्चित दिशा में हो गई वो। तो जब चाल किसी निश्चित दिशा में हो जाए, फिक्स हो जाए एक दिशा उसकी, तब हम उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, जिसको v से प्रदर्शित किया जाता है। तो वेग का मतलब क्या है, निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या इसको हम दूसरे उदाहरण, दूसरी परिभाषा भी हम दी हुई है, इसको भी याद रख सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय दूरी को वेग कहते हैं। अब एकांक समय का क्या मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, एक धन अंक, मतलब एक अंक में, एक अंक में क्या हो सकता है, समय लिखा हुआ है, तो समय को हम किस में मापेंगे, या तो सेकंड होगा, या तो मिनट होंगे, या घंटा होगा, ठीक है। तो ये एकांक समय कहलाएगा ये, ठीक। तो निश्चित दिशा में एकांक समय में जो वस्तु दूरी तय करती है उसको हम क्या मानते हैं, वेग कहते हैं उसे हम, ठीक। या और सरल है इसका, विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है उसको भी हम वेग कहते हैं। तो इसीलिए वेग बराबर जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। देखिए चाल और वेग में अंतर कुछ नहीं, दोनों के सूत्र बिल्कुल समान है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसको याद कैसे रखेंगे, तो वेग का v से विस्थापन, v से वेग, ठीक। तो आप v के साथ में विस्थापन बटे समय कर दीजिए तो आपका वेग आ जाएगा, और चाल के साथ में आपको दूरी लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा, वेग का भी मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड ही होता है, ठीक। तो ये हो गया वेग जो एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बता दिए बंदूक से निकली गोली में। अब यहाँ ध्यान रखिएगा वेग भी निश्चित दिशा में है, इसीलिए ये भी धनात्मक भी हो सकता है, यानी बढ़ते हुए वेग हो सकता है, ऋणात्मक यानी घटता हुआ वेग हो सकता है, कम हो रहा है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो वेग को भी हम धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो मान लेते हैं, जीरो हो सकता है, जबकि चाल जो होती है वो हमेशा धनात्मक होगी, या शून्य भी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब इनके हम असमान चाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। असमान चाल को हम क्या मानते हैं, यदि वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उस चाल को हम असमान चाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, कोई बस स्टेशन से चलना शुरू करती है तो पहले उसकी चाल कम होती है, लेकिन शहर के बाहर जाते उसकी चाल बढ़ जाती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसीलिए हम इसको औसत चाल से निकालते हैं। तो औसत चाल जो मैंने आपको ऊपर सूत्र बताया उसके पहले औसत लिख दीजिएगा, तो वही औसत चाल हो जाएगी, तय की गई दूरी बटे समय। इसी प्रकार से हम औसत वेग भी निकाल सकते हैं, उसमें भी हम वही फार्मूला जो ऊपर दिया गया है उसमें हम लिख देंगे कुल विस्थापन कितना हुआ और उसमें कितना समय लगा, ठीक। तो ये औसत वेग निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ग्राफ आप सभी ने ग्राफ पेपर देखा हुआ है, जो डिब्बे बने होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे, उससे हम ग्राफ पेपर के ऊपर जो खींचते हैं, तो ग्राफीय प्रदर्शन भी हम गति की दर का हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्रिकेट मैच में भी गति की दर का मापन करते हुए देखा होगा, इसमें भी आपको औसत चाल इसमें बताई जाती है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें जो है चाल इसकी रही, औसत चाल, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट है हमारा गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो ग्राफ जो होता है मैंने आपको बता दिया है ग्राफ क्या होता है। तो कई घटनाओं के बारे में जो है हमको ग्राफ के द्वारा यदि हम जानकारी प्रदर्शित कर दें तो हमको क्या है आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में क्या होता है, कोई टीम के द्वारा हर ओवर में बनाए गए जो रन होते हैं उनकी दर को आपने देखा होगा ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर जो बार ग्राफ बने होते हैं उसके माध्यम से दिखाया जाता है। आप सभी ने टीवी में देखा ही होगा मैच में। तो यहाँ पर ये ग्राफ के माध्यम से समझाता है कि जो इसमें क्रिकेट मैच में किस प्रकार से ओवर में रनों की दर कम हुई है या ज़्यादा हुई है, रन रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, इस प्रकार से हम उसको
प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही हम किसी वस्तु की गति को भी प्रदर्शित करने के लिए हम रेखीय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित उसको हम कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, किसी भौतिक राशि पर निर्भरता को हम बता सकते हैं, जैसे कि दूरी या वेग, या दूसरी राशि जैसे समय पर वो कैसे निर्भर कर रही है, कि समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है दूरी या चाल या वेग, उसको हम ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक सुविधाजनक पैमाना बना करके हम दूरी और समय को ग्राफ पे हम प्रदर्शित कर देते हैं और फिर हम उसको स्पष्ट रूप से उसका ग्राफ खींच लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ दूरी समय का ग्राफ यहाँ पर दिया है, दूरी का समय के साथ प्रदर्शित करना। अब देखिए जब वस्तु स्थिर है, मतलब जब वस्तु रुकी हुई है, ठीक है ना। अब वस्तु यदि रुकी हुई है तो उसका वेग क्या है, 0 है। देखिए ग्राफ पर हमने दो अक्ष लेते हैं, एक नीचे वाला जो होता है क्षैतिज वो होता है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर जो लाइन जा रही है उसको हम वाई अक्ष मानते हैं, ठीक है। जो जहाँ पर से शुरुआत है उसको 0 मान लेते हैं, 0। तो दूरी को हमने इधर ऊर्ध्वाधर बताया वाई अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे हमने समय को ले लिया। समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ समय को हम सेकंड में लिख सकते हैं, दूरी को मीटर में लिख सकते हैं, या दूरी को किलोमीटर में लिखा है तो समय को हम घंटे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि वेग वस्तु स्थिर है, मतलब वस्तु में कोई गति हो ही नहीं रही है, तब हमें एक सीधी रेखा बिल्कुल प्राप्त होगी जो बता रही है कि यहाँ पर वस्तु क्या है, स्थिर है। समय बढ़ता जा रहा है तब भी दूरी उसकी वहीं की वहीं है, तो इसलिए हमको एक बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पर प्राप्त होती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु का वेग क्या है, एक समान वेग है। तो समान वेग है, मैंने आपको बताया समान समय में समान दूरी तय हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार ब वाला जो है यह हमको दूसरा वाला ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये वाला, जिसमें समय जो है, समय बढ़ता जा रहा है जिस तुलना में, उसी तुलना में दूरी भी उसकी बढ़ती जा रही है, मतलब समान समय लग रहा है, समान दूरी भी तय हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसको नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ हमको जो पता चल रहा है वो क्या है, वेग क्या है, बढ़ रहा है ना इसमें, मतलब इसको हम कहेंगे धनात्मक वेग कहेंगे, ठीक है। बढ़ता ही जा रहा है, समान जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसका वेग भी दूरी के अनुसार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से हम इसको ऋणात्मक वेग के रूप में अगर देखें तो कैसे बनेगा, ऋणात्मक वेग मतलब उसका वेग क्या हो रहा है, कम। इसका ठीक अपोजिट बना दिया कि दूरी तो बढ़ गई, लेकिन वेग क्या हो रहा है उसका, समय के साथ कम होता जा रहा है। तो जो आपका वेग है समय के अनुसार वो क्या है, कम हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे ऋणात्मक वेग। जैसे जैसे तो दूरी भी कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि वेग अगर कभी कम है तो दूरी भी कम दूरी तय करेगी, अधिक समय में वस्तु कम दूरी तय करेगी, ठीक है। इस प्रकार हम नियत वेग से पास आती हुई वस्तु को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राफ के ढाल को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर वेग मान रहे हैं। जो ढाल बना हुआ ना, ढलान, उसको हम क्या मानते हैं, यहाँ पर वेग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। चलिए तो यहाँ से अब हम फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूरी समय ग्राफ क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा ग्राफ जो दूरी और समय के बीच संबंध को बता दे, ठीक है। या तब हम उसको क्या कहेंगे, दूरी समय ग्राफ कहेंगे। तो दूरी समय ग्राफ जो होती है, इसकी जो ढाल होती है यानी प्रवणता जो होती है, वो ढाल जो होती है वो किसके बराबर होता है, वेग या चाल के बराबर होता है। यदि वेग लेंगे तो वेग के बराबर, यदि चाल लेंगे तो चाल के बराबर होगा, ठीक। वेग समय ग्राफ अब क्या होता है, यहाँ जैसे ऊपर दूरी समय ग्राफ था, वैसे वेग समय ग्राफ में हम क्या लेंगे, वेग समय ग्राफ में हम लेंगे वेग और समय को जब हम प्रदर्शित कर दें तो हम उसको क्या कहेंगे, वेग समय ग्राफ कहेंगे। समय के साथ गतिशील वस्तु के वेग को यदि हम प्रदर्शित कर लें तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, आपका वेग समय ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गति के समीकरण। तो आपको समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना नहीं है, केवल समीकरण आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि गति के समीकरण जो हैं 3 दिए हुए हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। अब यहाँ पर देखिए गतिमान वस्तु की प्रारंभिक चाल या वेग अगर है तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, उसको हम स्मॉल लेटर के यू से प्रदर्शित करेंगे, गतिमान वस्तु की प्रारंभिक चाल है तो। इसी प्रकार अगर अंतिम चाल या अंतिम वेग है उसको हम स्मॉल लेटर के वी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अंतिम मतलब बाद वाला, तो वी जो है यू के बाद आता है, इसलिए अंतिम वेग को या चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, स्मॉल लेटर।
समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं, यानी समय अंतराल अगर है उसको t से प्रदर्शित कर देंगे। इसी प्रकार से हम त्वरण जो होता है, त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। अब ये त्वरण क्या होता है, त्वरण के बारे में आपको बताया गया नहीं है इसमें, मैं अभी आपको इसको बता देता हूँ। फिलहाल आप इसके बारे में हम बात कर लें। फिर आता है चली गई दूरी। चली गई दूरी के को हम क्या करेंगे, s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनको हम इनमें आपस में जो संबंध होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इनके संबंधों के लिए 3 समीकरण लिखिए। तब हमको ये मालूम होना चाहिए कि समीकरण ही बनाने हैं आपको, यानी सूत्र ही लिखने हैं। कई बार हम इसमें संबंध लिख नहीं पाते हैं प्रश्न में, तो दिक्कत हो जाती है फिर, जबकि हमें याद होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, संबंध का मतलब ही होता है कि इनका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं गति का प्रथम समीकरण। उसके पहले हम त्वरण समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या लिखा है, इसके बारे में हम बात कर लें, फिर त्वरण के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से आगे जानेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v = u + at। मीन्स v का मतलब क्या है, हमारा अंतिम वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग धन त्वरण गुणित समय। तो ये प्रथम समीकरण है गति का। गति का दूसरा समीकरण जो है s बराबर, अब s मीन्स दूरी। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, u मीन्स प्रारंभिक वेग गुणित समय धन 1/2 त्वरण गुणित समय का वर्ग। ठीक, इस प्रकार से इसका है, या s = ut + 1/2 at²। ये गति का द्वितीय समीकरण होता है। ठीक है, और गति का तीसरा समीकरण जो है तृतीय समीकरण, वो क्या होता है, v की घात 2 मतलब अंतिम वेग की घात 2 बराबर प्रारंभिक वेग की घात 2 धन 2 त्वरण गुणित दूरी या विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको v² = u² + 2as, ये इस प्रकार से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा गति के 3 समीकरण हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी किताब में भी दिए हुए हैं ये आपके लिए। अक्सर ये प्रश्न हो सकता है 3 अंक में यदि पूछा जाए तो तीनों समीकरण आपको लिखने के लिए, तो आप इनको तीनों समीकरण को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, यदि आप कोई कार चल रही है और उस कार को आप क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है, कार जो है निश्चित दिशा में यदि चल रही है तो उसका वेग होता है कार में। अब वो जब आपने ब्रेक लगाया तो कार क्या होती है, स्पीड उसकी कम होने लगती है और उसका वेग क्या होता है, 0 हो जाता है। तो उसके वेग में ब्रेक लगाने पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ हो रहा है। ठीक है, तो जब समय आता मीन्स दर। ठीक, तो वेग में परिवर्तन की जो दर है मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग जो उसमें चेंज हो रहा है उसके वेग में, तब हम उसे कहते हैं त्वरण। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये ऋणात्मक त्वरण हो गया, क्योंकि हम उसका वेग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो त्वरण यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इसका ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। और जब हम इसको वेग को बढ़ाते हैं, यानी जब कार का या मोटरसाइकिल का हम एक्सीलेटर देते हैं, तब उसका वेग क्या है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है ये क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा त्वरण होता है, मतलब वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण के द्वारा, उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर सेकंड की घात -2। ध्यान रखिएगा, जब वेग एक समान होता है तो वहाँ पर त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब कम या ज़्यादा होता है, जब उसकी क्या होना चाहिए, वेग या चाल क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। तब उस स्थिति में उसका जो उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण को हम इस प्रकार से उसका जो परिभाषा हमने बताई उसके अकॉर्डिंग यदि हम उसका फॉर्मूला बनाएं तो त्वरण का फॉर्मूला क्या बनेगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, लिया गया समय। यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको यदि हम समय से भाग दे दें कि कितने समय में परिवर्तन हो रहा है कितना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, इसको हम त्वरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने वस्तु का प्रारंभिक वेग u से हम प्रदर्शित करते हैं, समय को t से, और बदल करके वो समय क्या हो जाता है, अंतिम हो जाता है v, वेग हो जाता है उसका।
तो त्वरण हम कैसे लिखेंगे, अंतिम वेग मीन्स v माइनस प्रारंभिक वेग मीन्स u बटे t इक्वल टू ए मीन्स त्वरण। ठीक है ना। तो त्वरण का जो होता है, मैंने धनात्मक ऋणात्मक आपको बता ही दिया है। यदि त्वरण जो है वेग की दिशा में हो रहा है तो वो धनात्मक कहलाएगा, और यदि वेग की दिशा के विपरीत हो रहा है, अर्थात यदि हम ब्रेक लगा रहे हैं मतलब वेग के विपरीत काम कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और त्वरण का SI मात्रक जो होता है मीटर सेकंड की घात ऋण 2 होता है, या मीटर बटे सेकंड की घात 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो ये था हमारा त्वरण। अब हम नेक्स्ट इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे आंकिक सवाल दिए हुए हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, यही आपके गति के समीकरणों के आधार पर ही इसके आंसर दिए गए। प्रश्न दिया है, कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर लेती है। ध्यान दीजिए, 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार उसकी हो जाती है। तब उसका हमको क्या ज्ञात करना है, उसका एक तो त्वरण ज्ञात करना है पहली बात, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, उतने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है ना। तो अब हमको त्वरण यू का हम यहाँ पर यू प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग वाला हमने आपको बताया था, उससे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो इसमें प्रारंभिक वेग है, देखिए यू बराबर प्रारंभिक वेग यू कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है यहाँ पर हमने, बराबर। ठीक है, इसको हमको किस में चेंज करना है, मीटर और सेकंड में यदि हमको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि त्वरण क्या है, बहुत छोटी सी राशि है, मतलब सेकंडों में हमको इसको निकालना पड़ेगा, मीटर सेकंड में हमने अभी बात भी की। तो हम इसको सेकंड मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ 18 किलोमीटर है तो हम 18 से उसको मल्टीपल कर देंगे, और इधर सेकंड जो होते हैं तो 60 जो होते हैं मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 गुणित 10 बटे 6 गुणित 6 सेकेंड। आंसर इनको सॉल्व करने पर 5 मीटर सेकंड की घात ऋण 1। तो ये हमारा क्या मिल गया, इसका u प्राप्त हो जाएगा, मतलब इसका प्रारंभिक वेग हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अंतिम वेग हम देखेंगे। तो अंतिम वेग हमारा क्या आएगा, अंतिम वेग देखते हैं हमारा 36 किलोमीटर है। क्यों अंतिम वेग मान रहे हैं 36 को, क्योंकि जो वस्तु है आपकी वो 5 सेकंड में पहले तो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही थी, बाद में उसका अंतिम वेग क्या होगा 36 किलोमीटर, इसलिए 36 को हमने क्या माना है, v माना है। तो उसको भी ठीक इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना सॉल्व करने पर 10 मीटर सेकंड इसका अंतिम वेग प्राप्त हो रहा है। और समय आपको दिया हुआ है t बराबर आपको क्या दिया हुआ है, t बराबर दिया है 5 सेकंड। ठीक है, चलिए अब इसको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपका त्वरण का सूत्र डायरेक्ट लगा दें। तो त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग हमारा, अंतिम वेग मीन्स v हमारा कितना निकल के आ रहा है, 10 मीटर सेकंड की घात ऋण 1। और आपका जो u है मतलब प्रारंभिक वेग कितना है, वो 5 मीटर सेकंड की घात ऋण 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू मतलब 10 माइनस आपका 5, तो क्या हो जाएगा, बचेगा 5 अपॉन सेकंड में हमारा समय t 5 है, तो 5 में यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1 मीटर सेकंड की घात ऋण 2। ठीक, इस प्रकार से हमारा इसका त्वरण निकाल सकते हैं हम। और दूसरा, गति के प्रथम समीकरण से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, तब भी सॉल्व करने पर यही आंसर आएगा, आपको सामने दिखाई दे रहा है। प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इनमें मान रख दिया, v का 10 है, u का 5 है, और a इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तब आपको यहाँ पर इसका आंसर भी क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 1 मीटर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो ये त्वरण भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है इसमें। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका विस्थापन ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, त्वरण भी और कार के द्वारा तय की गई दूरी, उसकी मतलब कितनी दूरी तय उसने की। तो यहाँ पर देखिए आप, उसको हमने गति का दूसरा समीकरण, क्योंकि दूरी यानी s, तो s बराबर इसका दूसरा समीकरण हमने लगा दिया, तो ut इक्वल प्लस 1/2 80 स्क्वायर
इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो u में 5 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर हमको मिल जाएगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 37.5 मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए हमारा कार का जो त्वरण है ये 1 मीटर सेकंड माइनस या सेकंड 1 मीटर बटे सेकंड की घात 2 लिख दें या 1 मीटर सेकंड ऋण 2 लिख दें घात में, और तय की गई दूरी कितनी है 37.5 मीटर होती है। चलिए, तो ये वाला हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है, तो ध्यान दीजिए समय की अपेक्षा यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तब हम उसे क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं, यानी वस्तु कैसी है, गतिशील। तो इसका आंसर आएगा बी, गतिशील अवस्था में है। इसी प्रकार से प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल, वेग, त्वरण या विस्थापन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, चाल। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है इसको, इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसी प्रकार से किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थान के बीच की दूरी, निश्चित तौर पर इसका आंसर डी आएगा, हमने पढ़ा है इसको, इसका आंसर आएगा विस्थापन। वेग का मात्रक क्या होता है, अभी हमने बार बार पढ़ा है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड की घात ऋण 1 होता है, और त्वरण का मीटर सेकंड की घात ऋण 2 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। तो हमने अभी देखा था वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमको क्या बताता है, विस्थापन बताता है। नेक्स्ट है, निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है। ठीक है, तो वेग एक समान देखिए कौन से भाग में, यहां से देखिए आप समय ओ ए बी बी सी या सी डी। तो ये जो ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पर आप देखिए 0 से ए तक जो है बढ़ रहा है वेग, फिर ए से बी तक देखिए तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब एक समान वेग है, फिर बी से सी तक वेग कम हो रहा है, फिर सी से डी तक वेग वापस बढ़ रहा है। तो इस प्रकार ए बी इसका आंसर यानी बी वाला सही होगा। ठीक है, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में अतिलघु उत्तरीय के अंतर्गत। तो देखिए, एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर यदि आप पूरा करते हैं, वृत्ताकार मीन्स वृत्त, ठीक है, सर्कल में, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए, आप यदि वृत्ताकार मैदान पर चलेंगे तो आपकी वृत्त में क्या होती है, परिधि होती है, तो परिधि का 2 गुना हो गया। आपको मालूम है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr में आप इंटू क्या कर देंगे, 2 का यदि गुणा कर दें तो हमारा जो आंसर है वो हमको मिल जाएगा। अब इसमें r का मान इसमें दिया हुआ नहीं है त्रिज्या का, इसीलिए हम यहाँ पर इसका केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसको 2 से गुणा कर देंगे। यदि r का मान दिया जाएगा तो r यदि मान लीजिए 4 मीटर दिया गया तो आप 4 रख दीजिए उसके स्थान पर, और पाई का मान 22/7 होता है, इसमें 2 का आप यदि गुणा करके करेंगे सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, और फिर आपका कुल विस्थापन क्या है, 0 है। तो 0 क्यों है भाई, क्योंकि आप जिस जगह से चलना शुरू कर रहे हैं पहली बार उसी जगह चले, फिर वापस दूसरी जगह उसी जगह पर आ गया, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों पॉइंट एक ही स्थान पर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ विस्थापन 0 हो जाएगा। औसत चाल क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसको लगने में जो समय है तय करने में लगा है उसको हम औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे तय करने में लगा समय। एक समान और असमान गति को स्पष्ट करें, हमने बताया आपको पहले भी कि एक समान, अगर समान समय में समान दूरी तय करें तो एक समान चाल, और समान समय है लेकिन दूरी असमान है तो उसको हम असमान गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 को ही उतार दें, वृत्तीय गति लिखना है तो यदि समान चाल से जो या समान समय में समान चाल से कोई किसी वृत्त पर कोई वस्तु गति कर रही है, तब वृत्त की परिधि पर, तब हम उसको क्या कहेंगे, समान वृत्तीय गति कहेंगे। त्वरण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर और स्पष्ट आ गया है। देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, ए बार, या इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर वी माइनस यू इक्वल टू अपॉन टी। यहाँ पर वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, और टी क्या है, टाइम मीन्स समय है। मंदन क्या कहते हैं, तो मंद होना मतलब कम होना। ठीक है, तो मंदन का मतलब होता है त्वरण जो ऋणात्मक होता है, अर्थात त्वरण यदि कम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। तो इसको हम
इसका सूत्र भी क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी ही आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का त्वरण है, इसीलिए इसका आंसर भी, इसका फॉर्मूला भी यही बनेगा। इसका मात्रक क्या है, तो जो त्वरण का मात्रक है मीटर सेकंड की घात ऋण 2 या मीटर बटे सेकंड की घात 2 हम इसको लिखेंगे। चाल और वेग में अंतर यहाँ पर आ रहा है प्रश्न। तो चाल क्या होता है, निश्चित दिशा में चली गई लंबाई को चाल कहेंगे, और विस्थापन अगर हो रहा है निश्चित दिशा में तो उसको हम क्या कहेंगे, वेग कह देंगे। चाल हमेशा बढ़ती रहती है, धनात्मक होता है, जबकि वेग का मान अभी हमने देखा कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, यानी धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चाल कभी जीरो नहीं होगी। चाल अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि। मैंने आपको बताया यही कि यही पॉइंट आपके पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आपके दूरी और विस्थापन में भी आते हैं, ठीक है, तो सेम है दोनों। अब यहाँ पर देखिए, ये एक आपको सारणी दे दी गई है प्रश्न में। इस सारणी में आप देखिए वेग समय ग्राफ बनाना है और कार द्वारा तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप समय देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये सेकंड में दिया हुआ है। वेग जो है मीटर सेकंड -1 में दिया हुआ है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5, 10, 15 मतलब 5-5 का अंतर आ रहा है, और समय में भी ध्यान से देखेंगे तो 2, 4, 6 मतलब 2-2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये जो वेग है ये क्या है आपका, ये बिल्कुल एक समान वेग है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक समान वेग के लिए देखिए हम इसको इस प्रकार से दर्शा देंगे। यहाँ पर आपने एक्स अक्ष पर हमने ले लिया है समय को, 0 से स्टार्ट किया है, और वाई अक्ष पर हमने ले लिया है वेग को ले लिया है, और वेग को 2, 4, 6, 8 से लेकर 14 तक दर्शा दिया है, और यहाँ 5 से लेकर के 35 तक दर्शा दिया गया। हमें हालांकि 30 तक की ही आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए 2 जो पॉइंट लिखा है और यहाँ 5, पहला हमारा जो टेबल में दिया है कि वेग क्या हो जाता है, 2 मीटर सेकंड हो जाता है, और उसका समय कितना लगता है उसको 5 सेकंड। तो 5 सेकंड वाला वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। देखिए यहाँ पर आपको डॉट लगा हुआ दिखेगा, ये बिल्कुल क्लियरली 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये डॉट लगा दिया। ऐसे ही 4 पे हमने ये सेकंड डॉट लगा दिया। ऐसे ही हमने 10 जो आया उस पर हमने कहाँ लगा दिया, 4 पर, ठीक है। 15 आया तो हमने 6 पर लगा दिया। इस प्रकार हम इनके डॉट लगाते चले जाते हैं, और अंत में हम एक रेखा से इसको डॉट को मिला देते हैं, तो ये सारे हमें एक रेखा के रूप में सीधी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमने इसको क्या दर्शा दिया गया है, ये जो हमने दर्शाया है ये क्या है, इसका वेग समय ग्राफ है, ठीक है ना। अब वेग समय ग्राफ में आप देखेंगे कि विस्थापन बराबर ग्राफ का समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। विस्थापन कितना हो रहा है, तो देखिए समय अक्ष के साथ में जो क्षेत्रफल इसका गिरा हुआ है, तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए 0A और B, ठीक, 0AB जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज है। यहाँ पर इसको O लिखा गया तो हम इसको OAB मान लेते हैं। OAB क्या है, इसका त्रिभुज बन रहा है। तो इसका जो अगर क्षेत्रफल हम ज्ञात कर ले तो हमें इसका विस्थापन पता चल जाएगा, क्योंकि O से लेकर B तक का ये स्थान यहाँ तक आ रहा है। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 OB। OB मीन्स आपका आधार गुणित AB मतलब इसका लंब। तो लंब गुणित आधार या आधार गुणित लंब जो होता है ये गुणित 1/2, ये जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला में मान यदि रख देते हैं तो यहाँ पर हमने क्या प्राप्त हो जाता है, हमें इसका 180 मीटर आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो है। तो ये 180 मीटर क्या है, इसके द्वारा इसका क्या है, विस्थापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न 2। रमेश 8 बजे घर से निकलता है 8 AM पर, और यह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और 10 मिनट में बाजार पहुंच जाता है। वहां पर ये 15 मिनट रुकता है और 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। उचित पैमाना मानकर रमेश की गति का दूरी समय ग्राफ बनाना है। ये देखिए यहाँ पर तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, पहले देखें 2 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या है, चाल है, ठीक है। अब 10 मिनट में हम अगर हम सेकंड में इसको बदलें तो सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 मिनट में 600 सेकंड होंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से अब ये सेकंड में हम इसको ये दो, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, 2 मीटर सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितने मीटर हो गया, 2 गुणित 600 सेकंड बराबर 1200, ठीक है।
2 गुणित 600 बराबर 1200 मीटर। ठीक, तो ये 10 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर रहा है? 1200 मीटर की दूरी तय कर लेता है। अब यहाँ पर जो आपको हमको प्रदर्शित करना है, तो देखिए समय एक तरफ हम लिख देते हैं टेबल में, दूसरी ओर हम क्या लिखेंगे? समय अंतराल, मतलब टाइम जो उसमें अंतराल हो रहा है, और विस्थापन मीटर में लिखेंगे। ठीक है, ये मिनट में प्रदर्शित किया गया है। तो समय सुबह 8 बजे, फिर दूसरा समय देखिए आप 8 बजे क्या था? समय अंतराल 0, क्योंकि उस समय पे वह स्टार्ट हुआ था, इसलिए समय 0 था। विस्थापन भी क्या है इसका? 0 है। 8:10 पर देखिए उसका समय अंतराल कितना हो गया? 10 मिनट हो गए उसको। 10 मिनट में हमने यहाँ निकाला, कितनी दूरी तय की उसने? 1200 मीटर। तो 1200 मीटर हमने लिख दी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 8 बजे निकला, यानी 0 था उस समय समय अंतराल और विस्थापन, और इसकी चाल 2 मीटर सेकंड से, तो विस्थापन हमने 1200 मीटर लिख दिया। फिर इसकी 10 मिनट में बाजार पहुंचता, तो 10 मिनट हम इसमें प्लस और कर दें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 8:10 के बाद में 8:10 पे हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है, 10 मिनट में वो कहाँ पहुँच रहा? 1200। अब 1200 क्या हो जाएगा? 8:10 पे ही 1200 है उसका। अब उसके वहाँ पर 15 मिनट वो रुक रहा है, तो 15 मिनट रुक रहा है, मतलब हमने 15 मिनट इसमें और प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 8:25 हो जाएगा। 8:10 में 8:15 जोड़ेंगे तो 8:25 हो जाएगा। तो समय अंतराल टोटल कितना हो गया इसका? शुरू से अभी तक का 25 मिनट हो गया। लेकिन ये चला कितना है? 1200 मीटर ही रहा है। क्यों 1200 मीटर? क्योंकि वहाँ पर वो 15 मिनट तक क्या है? रुका हुआ है, विराम अवस्था में। अब वो अगले 5 मिनट में वो चलेगा। ठीक है, तो 5 मिनट में घर वापस आ रहा है, तो 5 मिनट में हम इसमें और 5 मिनट प्लस करेंगे, तो 8:25 का हो जाएगा 8:30, और समय अंतराल कितना हो जाएगा? टोटल 30 मिनट। और विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन 0 क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि ये जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पर वापस आ गया है। तो इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों एक हो गए, तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका विस्थापन यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में। गति संबंधी प्रथम समीकरण ज्ञात करना, ये नहीं आता है, इस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट इसमें है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 4। तो जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती ही रहती है। पहले हमको, आपने देखा होगा बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, या फिर आपने देखा होगा यदि पटाखा कहीं दूर फूटता है तो उसकी चमक पहले आती है और आवाज़ बाद में आती है। तो ऐसा कारण क्या है इसका? तो उसके कुछ समय बाद बादलों गरजने की, यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि बिजली चमक रही और बादल गरज रहे हैं, तो चमक पहले आ गई और गरज आप तक आवाज़ बाद में पहुँचती है। ऐसा क्यों होता है? तो बिल्कुल सरल सा इसका आंसर आएगा, या आप खुद को, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, है ना। अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो भाई दोनों में से हमारे पास प्रकाश भी चल रहा है और आवाज़ भी चल रही है, दोनों चल के आ रहे हैं हमारे पास में। तो जिसकी चाल या स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले आ जाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो बाद में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का वेग है वो अधिक होता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है आसानी से, और जो ध्वनि है वो 1 सेकंड में 346 मीटर ही चलती है, मतलब आधा किलोमीटर भी दूरी तय नहीं कर पाती है। तो कहाँ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी, और कहाँ एक आधा किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर से भी कम की दूरी तय कर रही है। तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए हमको बिजली की आवाज़ जो है वो बाद में आती है, और जो चमक है वो हमारे पास पहले पहुंच जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसने दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। यदि बिजली की चमक एवं बादलों की चमक के बीच में अंतराल 4 सेकंड का हो, मतलब चमक हमको दिखी, उसके 4 सेकंड बाद हमारे पास आवाज़ आई। ठीक है, तो अब आपको बिजली गिरने की निकटतम बिंदु जो है उसकी दूरी परिकलन करना है। तो अब हमको दूरी निकालने के लिए हमारे पास वही चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आप सभी को सूत्र याद है। तो हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे, हमको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। चाल 346 मीटर सेकंड है, तो हम उसको 4 सेकंड का समय लग रहा है, इसमें गुणा कर लेंगे तो 1384 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 1384 मीटर मतलब 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा? 1 किलोमीटर और 384 मीटर, या 1.384 मीटर, या इसको हम लगभग अगर लिखें तो कितना आ जाएगा? 1.4
किलोमीटर दूर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको प्रश्न दिए हैं, ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, ये ग्राफ देख लीजिए आप इसको ध्यान से, इस प्रकार से ये 0 A बिंदु B और इधर दूरी दी हुई है आपकी 5, 10, 15, 20, 25 मीटर वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे आपको समय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है, किसके द्वारा अधिक दूरी ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा कितनी दूरी तय की गई है इसमें। तो अब देखिए ए का बिंदु जो है, आप देखिए दूरी कहाँ दी हुई है आपकी ऊपर, तो ए वाला बिंदु यदि हम देखें ध्यान से तो देखिए ये 20 है, ये 20 से ये ए की दूरी हमारी है, तो 20 मीटर जो है इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20 मीटर होगी। क्लियर। दूसरा है इसी में क्वेश्चन, किसके द्वारा अधिक दूरी तय की गई है, ए के द्वारा या बी के द्वारा। तो अब आप देखिए बी ऊपर है इसी के ठीक 25 मीटर पर है और ए कहाँ है, नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दूरी तय किसने अधिक की है, बी के द्वारा अधिक दूरी तय की गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी के द्वारा अधिक दूरी तय की गई है। अब लास्ट है तीसरा क्वेश्चन है, किसका वेग अधिक है, ए का या बी का। तो देखिए बी ने उसी समय में, देखिए आप यहाँ पर 5 सेकंड में लगभग 25 मीटर की दूरी बी के द्वारा तय की गई। वहीं ए के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, मात्र 20 मीटर, और वो भी समय कितना लग रहा है इसको, 4 सेकंड। ठीक है, सॉरी 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 4 के जैसा दिख रहा है, वो 6 सेकंड है। तो 6 सेकंड में जो है, ये आप ग्राफ को देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ से समझ में आ जाएगा आपको। 6 सेकंड जो है, 6 सेकंड में ए जो है 20 मीटर दूरी तय कर रहा है, जबकि 5 सेकंड में बी जो है वो 25 मीटर। तो किसने ज़्यादा दूरी तय की, निश्चित तौर पर बी के द्वारा अधिक दूरी तय की गई है, इसीलिए बी का जो वेग है वो क्या है, अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अधिक चाल वाली कार कितने सेकंड बाद कम चाल वाली कार को ओवरटेक कर लेगी। तो इसमें बी जो है ये बाद में चलना शुरू करेगी। ठीक, अधिक चाल वाली कार कितने सेकंड के बाद कम चाल वाली कार को ओवरटेक कर लेगी। तो देखिए बी जो है बाद में चलना शुरू कर रही है और ए को क्या है, T2 पर ओवरटेक कर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं ओवरटेक करने का जो सेकंड का समय दिया, देखिए आप क्रॉस कहां कर रही है, 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड पर ये क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है। बी जो है वह T बराबर 1 पर चलना शुरू कर रही है, अतः 1 सेकंड के बाद बी जो है वो 1 सेकंड के बाद ही ए को क्या करेगी, ओवरटेक कर रही है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वेग समय वक्र की सहायता से आपको गणना करनी है। तो इसको देखिए क्या गणना करनी है आपको, ये चित्र दिया हुआ है, इधर देख लीजिए पहले चित्र, यहाँ पर ये वाला चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में समय सेकंड में दिया हुआ है नीचे एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पर वेग दिया हुआ है मीटर सेकंड में। ठीक है, 10 मीटर 20 मीटर, और इधर 0 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, ऐसे 0 मीटर 10 मीटर और 20 मीटर प्रति सेकंड, ये जो है दिया हुआ है आपका वेग। अब इस ग्राफ को आपको देखना है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसके आधार पर हम आंसर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा वस्तु का त्वरण, त्वरण मीन्स ए ज्ञात करना है, और दूसरा वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। ठीक, तो आप सभी को पता है, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए। तो त्वरण बराबर वेग समय वक्र की ढाल, तो इसको हम समझते हैं। त्वरण बराबर क्या होगा, देखिए आप सभी को पता है, त्वरण बराबर सूत्र लगाते हैं तो वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी जो है, ए बी वाला जो बिंदु है, ठीक, ये क्या बता रहा है आपका, ये बता रहा है आपको वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वेग क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ए बी वाला जो है वेग में परिवर्तन को बता रहा है यहाँ पर। और समय जो है, समय के हिसाब से भी आपको यहाँ पर देखिए समय बता रहा, लिया गया समय। तो अब समय लिया गया, समय कहाँ दर्शाया गया है, ओ बी पर दर्शाया गया है। ठीक है, और वेग किस पे दर्शाया गया, ए और बी पर। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट को नोट करेंगे, तो हम ए बी बटे क्या लिखेंगे,
ज़ीरो बी या ओ मान लें, उसको हम ओ बी लिख देंगे। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी का मान कितना है 20 मीटर बटे 10, तो बराबर क्या आ जाएगा 2 मीटर सेकंड बटे सेकंड की घात 2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। त्वरण यहाँ से हमारा ज्ञात हो जाएगा। ऐसी चली गई दूरी जो है, तो वेग और ये v माइनस टी नहीं है, ध्यान रखिए, है ना, ये वेग और समय वक्र का क्षेत्रफल बता रहा है। तो अब देखिए हमको इसकी जो दूरी ज्ञात करना, तो दूरी हमको कैसे पता चलेगी, यदि ये जो त्रिभुज देखिए आप ध्यान से, इसमें त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, ये एक त्रिभुज बन रहा है। यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो कुल दूरी भी कितनी इसने तय की वो भी हमको पता चल जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र हम लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 1/2 गुणित ओ बी मीन्स क्या होता है आपका आधार, गुणित ए बी मीन्स उसका लंब। तो यहाँ पर हमने ये सूत्र लगा दिया, 1/2 गुणित हमारा ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान है हमारा 5 गुणित ओ बी का मान है हमारा 10 और इसका ए बी का मान है 20। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 100 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ आंकिक प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इनको आप थोड़ा सा सॉल्व करके एक बार अभ्यास इसका कर लीजिएगा, जिससे कि आप इसमें अच्छी तरह से दक्ष हो जाएं और आपके पेपर में आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ। मेरा वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट आपका ये एग्ज़ाम के बाद में मैं प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत ही रोचक वीडियो होंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्लास 10th के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी मेरा चैनल जो है ये वीडियो बनाएगा, तो आप उससे ज़रूर देखिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स और अन्य स्टूडेंट्स, अपने साथियों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, वेलकम।